हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। क्योंकि परीक्षा बहुत पास आ रही है, धीरे धीरे पीछे से एग्जाम बहुत पास चलता चला आ रहा है दोस्तों। इसलिए बहुत तेज़ी से रिवीजन करिए आप लोग, बहुत तेज़ी से रिवीजन करिए। और मैं आप लोगों के रोज़ छोटे छोटे टॉपिक्स जो है खोज खोज के ला रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर टॉपिक अब इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आप पढ़ेंगे इसको दोस्तों। क्लास आप लोग स्किप कर देते हैं, स्किप मत किया करिए। स्किप करते हैं इसका मतलब आप लोग कई छोटे टॉपिकों को छोड़ देते हैं या उनको नहीं पढ़ पाते हैं, जो आपको एग्जाम टाइम में दोस्तों जो याद आएगा जब जब कभी दोबारा क्लास देखेंगे, तब कहेंगे काश मैं वो क्लास देख लिया होता पूरी, तो आज मुझसे जो है गलती न होती और ये मैं सही कर चला आता। इसलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं ला रहा हूँ आप लोगों के सामने, पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, देख रहा हूँ। और ये मेरा अनुभव है, मैं खोज खोज के ला रहा हूँ कि एग्जाम में आता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो अति महत्वपूर्ण है वही मैं ला रहा हूँ। इसमें एक भी ऐसे टॉपिक नहीं है जो ये कोई कह दे कि एग्जाम में आने आने लायक नहीं है। सारे के सारे ये कह रहे हैं कि मैं ही आऊँगा, मेरा ही नंबर है। सारे सारे 5 स्टार वाले टॉपिक्स मैं ला रहा हूँ दोस्तों। इसलिए एक भी टॉपिक को आप लोग क्या करो, स्किप न करो। बिल्कुल आप फास्ट करके देख लो, फास्ट करके देख लो, लेकिन स्किप मत करो। ठीक है। आप लोग ये परीक्षा में जब जाएंगे ना, तब इसका प्रभाव देखेंगे। या आप लोग भले लग रहा होगा कि क्लास ऐसी पढ़ा रहा है, पढ़ाई जा रही है, लेकिन क्लास ऐसी नहीं है। जब आप लोग पढ़ेंगे, जब आप लोग परीक्षा में जाएंगे ना, तब इसका मूल्य समझ में आएगा। कुछ चीज़ें दिखावा के लिए केवल होती हैं, बड़ी बड़ी जो क्लासें होती हैं, बड़ी बड़ी हाई फाई चीज़ें होती हैं, केवल दिखावा के लिए होती हैं दोस्तों। लेकिन सच्चाइयाँ तो कुछ अलग ही होती हैं। ठीक है। असली जो कमल का फूल होता है वह कीचड़ में ही खिलता है दोस्तों। तो इस स्थिति को देखकर, इस क्लास को देखकर इसका अनुमान मत लगा लीजिएगा कि यह चूँकि क्लास ऐसे पढ़ाई जा रही है तो ये बहुत ही लोकल क्लास होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप पढ़ेंगे ना, तब इसके मूल्य को समझेंगे आप। इसमें जो चीज़ बताई जा रही हैं वो अति महत्वपूर्ण है दोस्तों आप लोगों के लिए। और ये जो टॉपिक सामने दिखाई पड़ रहा है, खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह हर एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है पीसीएस का, यूपीपीएससी का, आर ओ चाहे पीसीएस में, जहाँ से एक प्रश्न ना आया हो दोस्तों। हर बार आया है और इस बार भी आएगा और आने वाले सालों में आता रहेगा। इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है। बस यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊँगा आप लोगों को, हिंट करूँगा। और आप लोग देखिए, एंजॉय करिए। और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी करिए करिए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं कोई बात नहीं, मत किया करिए, बस क्लास देख लिया करिए आप लोग। पसंद आए तो करिए, ना पसंद आए तो मत करिए। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है दोस्तों। बिल्कुल भी आप लोग दबाव नहीं है। एग्जाम टाइम में आप लोग एकदम फ्री हैं, बिल्कुल मस्त रहिए, एंजॉय किया करिए। बस क्लास को भरपूर एंजॉय किया करिए। ठीक है। और ये पीसीएस के लिए, आरओ के लिए नहीं, बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे वह जो है वनडे एग्जाम्स हों, चाहे सुपरटेट का एग्जाम हो, सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। करंट सबके लिए बराबर होता है दोस्तों। इसलिए सभी लोग इसको देखें, अति महत्वपूर्ण क्लास को अच्छा से देखें। टीजीटी पीजीटी के लिए भी, अगर जो करंट अफेयर्स है उसके लिए भी महत्वपूर्ण ये है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम बर्बाद किए आप लोगों का शुरू करते हैं इसको। ध्यान से देखिए, मज़ा लीजिए इस क्लास का। ठीक है। देखिए, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य। दोस्तों, सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है। सरकार ने क्या किया, तय कर दिया है। प्रधानमंत्री जो मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 2024-25 की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो है मंजूरी मिल गई दोस्तों। 19 जून 2024 को इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है। और कैबिनेट के निर्णय में अति जो महत्वपूर्ण बात आने वाली है, कैबिनेट के निर्णय में धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है दोस्तों, एमएसपी है, वह 5.35% बढ़ा। कितना हुआ, बढ़ गया, बढ़कर अब 2300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 2300 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया गया है अब धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य। रागी बाजरा, साथ ही धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास समेत 14 खरीफ फसल, कितनी, 14 खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी भी दे दी गई है दोस्तों। ठीक है। 14 खरीफ फसलों की मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय से सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 2 लाख करोड़ रुपया। जब सरकार एमएसपी देती है तो उस पर बोझ भी पड़ता है। इस निर्णय सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में 35,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा इस बार। एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि किसमें की गई है, तिलहन में की गई है और दलहन में भी की गई है। तिलहन और दलहन में की गई है, जिनमें नाइजर जो सीड है, नाइजर सीड, इसको रामतिल बोलते हैं दोस्तों, इसमें 983 रुपये की गई है, प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। यह भी पूछ सकता है कि खरीफ फसलों में सर्वाधिक वृद्धि किस फसल में की गई है, तो नाइजर सीड के बीज में की गई है दोस्तों। कितना की गई है, 983 की गई है। ठीक है। तिल में कितना की गई है, 632 की गई है।
और प्रति क्विंटल, और अरहर में 550 रुपया प्रति क्विंटल के भाव से वृद्धि की गई है। ठीक है, अब जो अति महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ न्यूनतम समर्थन मूल्य का, उसे ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा, यही से प्रश्न बनता भी है। ठीक है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है खरीफ फसल 2024-25 के लिए देखिए, 2023-24 के लिए वृद्धि कितना हुई है। धान का जो फसल है, धान में पहले कितना था, 2183 था। 2023-24 में जो धान का रेट था, MSP था, वह 2300, मतलब जो रेट था उसका मेन, वह 2183 था। ठीक है, और कितनी वृद्धि हुई है इस बार, 117 रुपया की वृद्धि कर दी गई है, और अब कितना हो गया, 2300। बस इसी को रटना है, इसी को रटना है। ठीक है, यही आएगा 2024-25 में धान का जो MSP रेट है वह 2300 रुपया है। और ग्रेड ए धान, देखो धान का दो पूछता है, एक धान पूछता है, एक ग्रेड ए धान पूछता है। जब ग्रेड ए धान पूछ दे, ग्रेड ए पूछ दे, तो उसकी पहले जो थी 2203 रुपया थी, कितना वृद्धि हुई, 117 की वृद्धि हुई, और अब कितना हो गया, 2320 हो गया दोस्तों, मतलब 20 रुपये ज़्यादा। धान का 2300 है, और धान ग्रेड ए कितना हो गया, 2320 रुपया हो गया। बस इसी को याद कर लिया, रट लीजिएगा, इस दोनों को रट लीजिएगा। धान का भी साधारण धान 2300, और ग्रेड ए धान कितना है, 2320 रुपया, इसको रट लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न बनना ही बनना है, लगभग 99% तय है कि यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखिए ज्वार देखिए, ज्वार कितना हो गया, पहले 3180 था, 191 का फ़ायदा हुआ, अब 3371 हो गया। बाजरा जो पहले 2500 था, 125 का फ़ायदा हुआ, और 2625 हो गया। मक्का जो पहले 2090 था, 135 का फ़ायदा मिला, इसको बढ़ा, तो कितना हो गया, 2225 हो गया। अरहर जो पहले 7000 थी, इसको 550 पे बढ़ गया इसमें, और कितना हो गया दोस्तों, 7550 हो गया, 7000 से बढ़कर। और उड़द जो पहले 6950 थी, उसमें 450 फ़ायदा हो गया, बढ़ गया, अब कितना हो गया, 7400 हो गया। ज़्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस ज्वार देख लीजिए, 3371 हो गया। बाजरा 2625 हो गया। मक्का 2225 हो गया। अरहर 7550 हो गया, 7550 हो गया। और उड़द जो है वह 7400 हो गई। मूंगफली 6783 रुपया हो गया। ठीक है, 406 रुपया का फ़ायदा के साथ। और सूरजमुखी जो थी वह पहले 6760 की थी, और 520 रुपया का फ़ायदा हो गया इसमें। ठीक है, 520 का फ़ायदा हुआ। अब कितनी हुई सूरजमुखी, 7280। अगर इसको याद न कर पाते हों, 2023-24 याद न हो पाता हो, तो 24-25 बस याद कर लीजिए। बस ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यही पूछेगा कितनी है इस समय, इसका प्राइस क्या है MSP का। सोयाबीन में 4892, पहले 4600 था, 292 का फ़ायदा मिल गया। तिल जो पहले 8635 था, 632 का फ़ायदा हो गया इसमें, और 9267 हो गया तिल। कितना हो गया, 9267 हो गया तिल हो गया। मूंग जो है पहले 8458 था, अब वो हो गया 8682 रुपया हो गया मूंग जो है। कपास हो गया 7121 रुपया। कितना फ़ायदा हो गया इसमें, पहले 6620 था, 501 रुपये बढ़ गया कपास में, और 7121 हो गया। राम तिल के जिसके बारे में बोल रहा था, राम तिल में कितना फ़ायदा हो गया दोस्तों, सर्वाधिक फ़ायदा इसी में मिला है, राम तिल को ही मिला है। पहले 7734 था, 983 रुपये बढ़ गया इसमें, 983 बढ़ गया, और अब 8717 हो गया। क्या ये महत्वपूर्ण है, हाँ, सर्वाधिक वृद्धि इसी में हुई है, इसलिए क्या हो गया, महत्वपूर्ण भी है, सबसे अलग है ये। ठीक है, रागी देखिए, रागी की कितनी है, 444 पे बढ़ गया, और 3846 था पहले, अब 4290 हो गया। बस इतना कुछ रटने की जरूरत इसमें नहीं है। इसमें जो मेन रटने वाली चीज़ है, वो धान का था। धान में जो है पहले 2183 से बढ़ के कितना हो गया, 2300 हो गया, 117 फ़ायदा हुआ, 117 रुपया में धान ए में फ़ायदा हो गया, और वो पहले 2203 था, अब वो बढ़ के 2320 हो गया। बस 2320 याद रखिएगा। ज्वार में 3371 हो गया, बाजरा में 2625 हो गया, मक्का में 2225 हो गया, अगर याद रख पाएँ तो। अरहर में दाम है वो, अरहर में 7550 हो गया, उड़द में 7400,
और मूंगफली जो है 6,783 हो गया, सूरजमुखी का 7,280 हो गया, सोयाबीन का 4,892 हो गया, तिल 9,267 और मूंग 8,682 और कपास 7,121, राम तिल 8,717 और रागी 4,290 दोस्तों। बस इतना याद रख लीजिएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आना है या ना है श्योर है, याद कर लीजिएगा। थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा होगा यहाँ पे, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना स्पष्ट मैं बोल देता हूँ कि इसमें गलती नहीं होगी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टाइप खत्म हो गई। ठीक है, इसको रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो है आते हैं हम लोग, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब, क्या चीज़? ट्रांसशिपमेंट हब विंझियम पोर्ट बन गया। क्या बन गया? विंझियम पोर्ट बन गया। भारत का पहला जो ट्रांसशिपमेंट हब था वो क्या बन गया? विंझियम पोर्ट बन गया। यह है कहाँ पे विंझियम पोर्ट? केरल में है। क्या है? केरल में। केरल में अदानी समूह ने विंझियम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी अप्रैल 2024 में ले लिया था दोस्तों। कब लिया था? 2024 में अप्रैल में लिया था। अभी मंजूरी मिली है। अदानी पोर्ट ने इसका जो है क्या किया? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में बनाने का मंजूरी लिया है। ठीक है, केरल में ये है, इतना याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, इसका मतलब क्या है? यह कार्गो को बड़े जहाज़ों से छोटे जहाज़ों में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है दोस्तों। ठीक है, और ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह एक प्रकार का पारगमन केंद्र है जहां एक जहाज़ से माल को उसके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दूसरे जहाज़ में स्थानांतरित किया जाता है दोस्तों। मतलब एक जहाज़ का माल दूसरे जहाज़ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस बंदरगाह पर, उसे बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट, मतलब ट्रांसफ़र करने वाला जो बंदरगाह है। ठीक है, एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में माल को ट्रांसफ़र करेगा। यह है कहाँ पे? विंझियम पोर्ट कहाँ पे बना है? केरल में बना है। इतना याद रखिएगा। बस इतनी बातें महत्वपूर्ण थी इसकी, बस इतनी थी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बस महत्वपूर्ण बहुत फास्ट रूप से पढ़ेंगे हम लोग। बहुत टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है और न करेंगे बिल्कुल। देखिए, अधिकृत आर्थिक संचालक इसको बोलते हैं AEO, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद GJEPC ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया है, क्योंकि भारत सरकार ने रत्न और आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक AEO का दर्जा दे दिया अप्रैल 2024 में। क्या कर दिया? अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दे दिया गया इसको अप्रैल 2024 में। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। इसके दे दिया गया, इससे विकास और प्रतिस्पर्धा के नए रास्ते खुल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, AEO कार्यक्रम को 2011 में सीमा शुल्क विभाग द्वारा शुरू किया गया था। यह भी प्रश्न आ सकता है। AEO क्या हुआ? कार्यक्रम को 2011 में शुरू किया गया था सीमा शुल्क विभाग द्वारा। याद रखिएगा, सीमा शुल्क विभाग याद कर लीजिएगा, वो कोई और विभाग दे सकता है। ठीक है, सड़क परिवहन विभाग दे सकता है, नहीं, सीमा शुल्क विभाग द्वारा व्यापार करने में सरलता के लिए एक व्यापक ढांचे के हिस्से के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया गया था, जो विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात संचालन को सरल बनाने में सहायक भी रहा है। ठीक है, सहायक भी रहा है दोस्तों। अब नेक्स्ट, यह स्थिति जो है कार्गो रिलीज के समय कम करती है और बैंक गारंटी को 50% तक, कितनी? 50% तक घटाती है, जिसका लक्ष्य व्यापार करने में सुविधाओं को बढ़ाना है दोस्तों। ठीक है, और AEO स्थिति प्राप्त करने पर केंद्रित एक सूचनात्मक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता भी है ये। ठीक है, बस इतना ही इसमें था, बस इसको याद रखिएगा। अधिकृत आर्थिक संचालक संवर्धन परिषद के बारे में याद रखिएगा। रत्न एवं आभूषण के बारे में बात करता है। ठीक है, और इनका व्यापार के बारे में बात करता है। ओके, बस नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक हैं, 1-1 मिनट लूँगा, 2-2 मिनट बस, लेकिन मज़ा आ जाएगा। यहाँ से प्रश्न अगर आएंगे ना तो हो जाएंगे। अब यहाँ प्रश्न आने का उम्मीद पूरी है। अब देखियो, RBI पोर्टल आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो है बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इसको शामिल किया हूँ। ठीक है, RBI पोर्टल। ठीक, RBI ने प्रवाह पोर्टल, क्या नाम है? प्रवाह पोर्टल, इसके बाद रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक
रिपाजिटरी का अनावरण कर दिया। 3 चीज़ याद रखना। आरबीआई ने किया है प्रवाह पोर्टल का और रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप का और फिनटेक रिपाजिटरी का अनावरण किया है। 3 चीज़ का अनावरण किया है। कि कौन किया है? आरबीआई। इनका नाम लिख लीजिएगा, बस रट लीजिएगा इसको, किसने किया है? आरबीआई ने किया है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा बताइए, आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, देख लिया होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास ने 28 मई 2024 को रिजर्व बैंक के 3 प्रमुख पहलों का अनावरण किया। बस 3 प्रमुख पहले याद कर लीजिएगा, जिनके नाम क्या हैं? प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपाजिटरी। इन तीनों को याद कर लीजिएगा। इस तीनों को कौन शुरू किया भाई? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने शुरू किया है। ठीक है। अब देखिए इनका वर्क क्या क्या है। जो प्रवाह पोर्टल है, प्रवाह पोर्टल जो है, प्रवाह पोर्टल एक केंद्रीकृत वेब आधारित पोर्टल है जो किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए विभिन्न विनियामक अनुमोदनों के लिए सहज तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना सुविधाजनक बनाता है। दोस्तों क्या करता है? प्रवाह पोर्टल एक केंद्रीकृत वेब आधारित पोर्टल है जो किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए विभिन्न विनियामक अनुमोदनों के लिए सहज तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करता है या सुविधाजनक बनाता है। दोस्तों इसलिए इसको याद रखिएगा। यह पोर्टल रिजर्व बैंक द्वारा विनियामक अनुमोदन और मंजूरी देने से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं की दक्षता को भी बढ़ाएगा। मतलब जो विभिन्न विनियामक अनुमोदन होते हैं, रिजर्व बैंक से संबंधित होते हैं, उसके द्वारा जो मंजूरी देने में जो समय लगता है, जो सुविधाएं होती हैं, उसको भी यह बढ़ा देगा। प्रवाह पोर्टल प्रवाह ला देगा, मतलब नाम से ही लग रहा है। ठीक है। बस वर्तमान में आरबीआई के विभिन्न विनियामक और पर्यवेक्षी विभागों को कवर करने वाले 60 आवेदन पत्र पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं। कितने आवेदन पत्र हैं? 60 आवेदन पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। ये नहीं पूछेगा बस प्रवाह पोर्टल की किस लिए काम आता है, कि उसके भी जो विनियामक जो लेन देन संबंधित जो भी अनुमोदन आते हैं उनको मंजूरी तुरंत दे देता है, सुविधाएं प्रदान कर देता है। यह काम प्रवाह पोर्टल का दोस्तों है। ठीक है। और देखिए दूसरा, जो हमारा रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है, यह करेगा, ये खुदरा निवेशकों के लिए है। किसके लिए है? खुदरा निवेशकों को रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म तक सहज और सुविधाजनक पहुंच प्रदान करेगा। यह पूछ देगा बड़े निवेशकों को, ऐसे पूछेगा बड़े निवेशकों को बताइए। नहीं, बड़े निवेशकों नहीं, खुदरा निवेशकों के बारे में बात कर रहा है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप। इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, की पॉइंट याद रखिएगा, बिल्कुल की पॉइंट। वो क्या पूछेगा उससे पहले जान जाइए। अगर ये यहाँ से पूछेगा प्रश्न तो यही पूछेगा, बस खुदरा नहीं पूछेगा, बड़े निवेशक दे देगा कि खुदरा निवेशकों को क्या करेगा? रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म तक सहज और सुविधाजनक पहुंच बड़ा प्रदान कर देगा। और सरकारी प्रतिभूतियों जीसेक में लेन देन को सुविधाजनक बना देगा। दोस्तों इस मोबाइल ऐप से खुदरा निवेशक अपने स्मार्टफोन पर मोबाइल ऐप का उपयोग भी क्या करेंगे? कर सकेंगे। और उसके बाद जीसेक में लेन देन भी कर सकेंगे। जीसेक में लेन देन भी कर सकेंगे, मतलब गवर्नमेंट जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, ठीक है, उसमें लेन देन कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप से भी। खुदरा निवेशक अपने स्मार्टफोन से इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। कौन सा ऐप भाई? रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करो और खुदरा जो निवेशक हैं इसका लाभ उठाएंगे और अपना लेन देन भी इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिनटेक रिपाजिटरी। ये क्या चीज़ है? इसको भी जानो कि भारतीय फिनटेक फर्मों के डेटा के समृद्ध भंडार की जानकारी देगा। ये क्या करेगा? भारतीय फिनटेक फर्मों के डेटा के समृद्ध भंडार की जानकारी इसके होगी, जिससे नियामक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र की बेहतर समझ होगी दोस्तों, और उचित नीति दृष्टिकोण तैयार करने में सुविधा भी मिलेगी। फिनटेक जो है रिपाजिटरी, यह भारतीय फिनटेक फर्मों के डेटा को समृद्ध भंडार की जानकारी भी देगा और इस क्षेत्र की बेहतरीन समझ भी बढ़ाएगा और उचित नीति भी बताएगा। ठीक है। इसलिए ये सब सुविधाएं प्रदान करेगा। इतनी चीज़ें थी, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है। इसको जानना बहुत ज़रूरी था, आप लोग जाने। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है भारत मानक ब्यूरो द्वारा ईवी वाहनों के लिए 2 नए मानक पेश कर दिए गए। भारत मानक ब्यूरो द्वारा ईवी
वाहनों के लिए 2 नए मानक पेश कर दिए गए दोस्तों। ठीक है, मतलब ईवी वाहन क्या है? ईवी मतलब इलेक्ट्रिक वाहन। कैसे वाहन? इलेक्ट्रिक वाहन जो बिजली से चलते हैं। ठीक है, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा क्या किया गया दोस्तों? स्टैंडर्ड द्वारा जून 2024 में 2 नए मानक IS 18590। क्या चीज़? नए मानक कौन सी हैं? IS 18590 कितनी है? 2024 में 24, और एक आया है IS 18606, याद रखिएगा 606, और IS 18590, ये दो याद रखिएगा। इन दोनों को नाम दे देगा, पूछेगा कि 3 दे देगा, कोई कहेगा कि इनमें से कोई A, B, BC या इनमें से कोई नहीं। नाम याद जरूर कर लीजिएगा, IS 18590 2024 और IS 18606 2024 क्या किया है? पेश कर दिया है। किसने पेश किया है? BIS ने। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो। देखिए, ये मानक जो है यल मतलब 2 पहिया वाहन, और यम मतलब 4 पहिया वाहन, और यन मतलब माल ट्रक सीढ़ियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होंगे। किस पे लागू होंगे दोस्तों? ये लागू होंगे 2 पहिया। यल का मतलब 2 पहिया, यम का मतलब 4 पहिया, और एन का मतलब माल ट्रक सीढ़ियों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होंगे ये नियम। ठीक है, और क्या करेंगे? 2 नए मानकों के बाद BIS के पास अब EV और उनके सहायक उपकरण जिनमें चार्जिंग सिस्टम शामिल है के लिए समर्पित अब 30 भारतीय मानक हो गए हैं दोस्तों। कितने हो गए हैं? 30। क्या ये पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा कि अब जो BIS के पास कुल कितने मानक हो गए हैं EV से रिलेटेड? तो EV से और उनके जो सहायक उपकरण हैं उनमें चार्जिंग सिस्टम शामिल है, और इसके लिए अब भारतीय मानक के पास कितनी है? कुल 30 मानक हो गए हैं दोस्तों। 30 मानक हो गए हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक, बहुत बढ़िया, 30 मानक हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं, बहुत फास्ट। ऐसे ही पढ़ाई होनी चाहिए एग्जाम टाइम में, धीरे धीरे फास्ट बन ही जाएगा रफ्तार। अब देखिए, इतना इंपॉर्टेंट है ना कि यहाँ से एक प्रश्न आता आप लोग जानते हैं, जो लोग एग्जाम दे रहे होंगे सबको पता है कि यहाँ से एक प्रश्न तो आता था। टाइम पत्रिका, टाइम का नाम ही सुनते जो है अपने आप को बदल दीजिए कि टाइम दे दिया गया, टाइम आ गया एग्जाम में आने वाली। ठीक है, देखिए लग रहा थोड़ा जुकाम हुआ। टाइम की शीर्ष 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची। ठीक है, प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन, टाइम कहाँ की मैगजीन है? अमेरिका की। अमेरिकी मैगजीन टाइम ने साल 2024 के लिए दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची जो है मई 2024 में अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया है दोस्तों। ठीक है, और क्या बताया इसने बताया कि शीर्ष 100 कंपनियों की सूची में 3 भारतीय कंपनियां, कितनी? 3, याद रखिएगा, शब्द यही 3 याद रखिएगा। लिख देगा कि टाइम पत्रिका के अनुसार टॉप 100 कंपनियों में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल है दोस्तों? तो केवल 3 शामिल हैं, बस 3 शामिल हैं। तो क्या इनका नाम भी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर 3 ही शामिल हैं दोस्तों 100 में, तो इनका नाम तो याद रखना जरूरी ही बनता है। ठीक है ना, देखो याद कर लिख लीजिएगा। 3 भारतीय कंपनियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1 रिलायंस इंडस्ट्रीज, नंबर 2 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और नंबर 3 टाटा ग्रुप। कुछ जगह मिली है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिली है, ठीक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिली है, और टाटा ग्रुप को मिली जगह है। 3 को जगह मिली है दोस्तों। ठीक है, बस 3 को जगह मिली है 100 में, इसको याद रखिएगा। और इस सूची को 5 श्रेणियों में बांटा गया दोस्तों। इस सूची को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें जो है लीडर्स श्रेणी में है, और डिसरप्टर श्रेणी है, इनोवेटर श्रेणी है, टाइटन श्रेणी है, और पायनियर श्रेणी है। तो क्या श्रेणी पूछ सकता है? उसकी मर्जी भैया, पूछ सकता है, क्या भरोसा। लीडर्स, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स, टाइटन्स और पायनियर्स। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, रिलायंस और टाटा ग्रुप को टाइटन श्रेणी मिली है। क्या मिली है? रिलायंस और टाटा जो ग्रुप है उसको कौन श्रेणी मिली है? टाइटन्स ग्रुप मिली है। इसको कैटेगरी में शामिल किया गया है। ये भी पूछ सकता है किस ग्रुप में शामिल किया गया है। अब एक क्वेश्चन और बढ़ गया यहाँ से, रिलायंस और टाटा ग्रुप किस में है? टाइटन्स में है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पायनियर्स ग्रुप में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? पायनियर्स कैटेगरी में जगह मिली है दोस्तों। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पायनियर्स में, और रिलायंस और टाटा ग्रुप को टाइटन्स में जगह मिली है। कैटेगरी के लिए चुना गया है दोस्तों। प्रत्येक कैटेगरी में 20 कंपनियों को रखा गया है। कितनी कंपनियां हैं?
20 कंपनियों को रखा गया है। ठीक है। टाइम मैगजीन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत के विकास रथ की उपमा दिया है। बस ये तो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन गया कि टाइम मैगजीन ने किस भारतीय कंपनी को विकास रथ का उपमा दिया है दोस्तों। तो किसको दिया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया है। बस इसका रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज को क्या मिला है टाइम मैगजीन की तरफ से? भारत के विकास रथ की उपमा दी गई है। क्या रखिएगा। जियो प्लेटफॉर्म्स ने 2021 में इस सूची में जगह बनाई थी। जियो प्लेटफॉर्म्स ने 2021 में इस सूची में जगह बनाई थी, लेकिन इस बार नहीं बना पाया। ठीक है। टाइम ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी के रूप में शामिल किया है। मतलब गर्व की बात है भारत के लिए। ताली बजा दीजिए आप लोग, ताली बजा दीजिए एक बार अपने मन में कि टाइम ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी के रूप में शामिल किया। दोस्तों, टाइम ने कहा कि टाटा समूह का विशाल पोर्टफोलियो स्टील, सॉफ्टवेयर, केबल और रसायनों से लेकर नमक तक फैला हुआ है। यानी कि जो टाटा समूह का जो विस्तार है वह पोर्टफोलियो स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर, केबल, रसायन से लेकर नमक तक फैला हुआ है। दोस्तों, टाटा का नमक खाते आप लोग हैं, ठीक है ना, आयोडीन वाला नमक, शुद्ध नमक। ठीक। और सीरम इंस्टीट्यूट क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी, वैक्सीन निर्माता कंपनी के रूप में इसको शामिल किया गया है। ठीक है। और विकास रथ किसको आ गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का आ गया है टाइम पत्रिका की जगह। सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, एक बार देख लीजिएगा इसको, बस याद हो जाएगी। देखिए, कुछ दुनिया के सबसे शीर्ष जो अरबपति हैं, दुनिया के टॉप अरबपतियों के नाम भी एक बार देख लीजिए। हालांकि इनको देखने से एक प्रोत्साहन मिलता है कौन कौन बदल रहा है। 2024 के लेटेस्ट है लोग हैं, मार्च में जारी की गई थी, अभी तक इसके बाद जारी नहीं की गई है। ठीक है ना। तो मार्च तक का ही डाटा है, 2024 तक का लेटेस्ट ही कहा जाएगा, क्योंकि इसके बाद अभी जारी नहीं हुआ है दोबारा। ठीक है। तो देख लीजिए इसको, दुनिया की जो है टॉप शीर्ष जो अरबपति हैं 10, इनको देख लीजिए। पहला नाम किसका है? बर्नार्ड अर्नाल्ट का है। पहले बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। LVMH फैशन एवं कॉस्मेटिक्स फंड के जो है संबंधित हैं। इनकी जो संपत्ति है वह 233 अरब डॉलर है। ठीक है। दूसरा कौन है? हमारे एलन मस्क साहब। एलन मस्क जो ट्विटर टेस्ला के हैं, एलन मस्क अमेरिका के हैं। टेस्ला, SpaceX और ट्विटर के जो मालिक हैं, इनकी जो संपत्ति है वह 195 अरब डॉलर है। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जेफ बेजोस, नंबर 1 पे बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं फ्रांस के, नंबर 2 पे एलन मस्क थे, पहले 1 पे थे अब 2 पे आ गए हैं। जेफ बेजोस तीसरे नंबर पे हैं, अमेरिका के हैं, अमेजान के संस्थापक हैं। 194 इनकी संपत्ति है, बहुत करीब हैं ये एलन मस्क के। मार्क जुकरबर्ग चौथे नंबर पे हैं। मार्क जुकरबर्ग अमेरिका के हैं, फेसबुक के संस्थापक हैं, इसका नाम मेटा हो गया शायद। 177 अरब डॉलर की संपत्ति है। ये व्यक्ति बहुत दान करता है। मार्क जुकरबर्ग जो है, जब इसकी पहली बेटी पैदा हुई थी ना, तो अपनी संपत्ति का 99% दान कर दिया था, केवल 1% रखा था अपने पास। दूसरी बेटी के लिए भी इसने यही किया फिर से, और इसीलिए इसकी संपत्ति दिन दुना रात चुनाव बढ़ती जा रही है। लड़कियों के सम्मान के लिए ये सब कुछ दिखाता है कि एक लड़की का सम्मान क्या होता है, संपत्ति क्या होती है उसके लिए, लक्ष्मी क्या होती है, वो खुद लक्ष्मी होती है। इसलिए लक्ष्मी स्वरूप को ही मानने वाला है ये मार्क जुकरबर्ग, बहुत महानतम व्यक्ति में से एक है ये। ठीक है। इसकी सोच दिखाती है कि यह महिला सशक्तिकरण के लिए कितना समर्पित व्यक्ति हैं जुकरबर्ग साहब। ठीक। देखिए, नंबर 4 पे इसमें काबिज हैं। अब आते हैं लैरी एलिसन, 5वें नंबर पे हैं, अमेरिका के ऑरिकल मतलब संस्थापक हैं, और इनकी संपत्ति 141 अरब डॉलर है। वारन बफेट नंबर 6 पे हैं, ये अमेरिका के बर्कशायर हैथवे के संस्थापक हैं, और 133 अरब डॉलर संपत्ति इनकी है। बिल गेट्स की जो अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, इनकी संपत्ति 128 अरब डॉलर है दोस्तों। और स्टीव वामर अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट संस्थापक के भी हैं, 121 अरब डॉलर इनकी संपत्ति है। ठीक है। नंबर 1 पे कौन सा? बर्नार्ड अर्नाल्ट थे फ्रांस के, नंबर 2 पे एलन मस्क, नंबर 3 पे जेफ बेजोस, नंबर 4 पे अमेरिका के अमेजॉन मतलब जेफ बेजोस थे, नंबर 4 पे मार्क जुकरबर्ग हैं, नंबर 5 पे एलिसन है, नंबर 6 पे वारन बफेट हैं, और नंबर 7 पे बिल गेट्स हैं, नंबर 8 पे स्टीव वामर हैं, और अब आ गए अपने शहंशाह जो हैं, ठीक है, भारतीय मुकेश अंबानी जी। इनकी संपत्ति जो है कितनी है? रिलायंस समूह के संस्थापक हैं, 114 अरब डॉलर। कितनी है? 114 अरब डॉलर इनकी संपत्ति। नहीं, 116 है यार। कितनी है? 116 है, 14 मत लेना है, 2 अरब डॉलर घटा देंगे, कहेंगे भैया हमारे 2 अरब कहाँ बात कर दिया, किसी और दे दिया।
मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी है? 116 अरब डॉलर है। 9वें नंबर पर काबिज हैं विश्व में, कितनी? 9वें स्थान पर हैं मुकेश अंबानी। लैरी पेज जो हैं 10वें स्थान पर हैं, अमेरिका के हैं। अल्फ़ाबेट गूगल के संस्थापक लैरी पेज हैं। इनकी संपत्ति 114 अरब डॉलर है। कितनी? 114 अरब डॉलर। इनको याद रख लीजिएगा। ये अमीरों को भी याद कर लिया कभी करिए। बर्नार्ड एर्नाल्ड को याद कर लीजिए, एलन मस्क को नंबर 2 पे याद कर लीजिए, जेफ बेजोस नंबर 3 पे याद कर लीजिए। बाकी मार्क जुकरबर्ग चौथे पे हैं, लैरी एलिसन 5वें पे हैं। बाकी साफ छोड़ दीजिए सबको। मुकेश अंबानी जो याद कर लीजिए 9वें नंबर पर हैं। बस मुकेश अंबानी को न भूलिएगा, क्योंकि ये आ सकते हैं भैया, ये भारतीय हैं और इनका प्रचार भी किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए IT सेवा की कुछ कंपनियां आज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, देखिए विश्व के शीर्ष 10 सर्वाधिक मूल्यवान IT सेवा ब्रांड, क्या ये भी इम्पोर्टेंट है भाई? पिछली बार ये तो आया था, ये PCS में भी आ चुका है और पिछली बार समीक्षा अधिकारी में भी आया था। हर बार तो यहाँ से एक प्रश्न आता है। एक प्रश्न तो यहाँ से बनता है, एक अमीर से बनता है, एक यहाँ से बनता है। जितनी लाया हूँ टॉपिक ना, सबसे प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों, सबसे प्रश्न आए हैं, भर के प्रश्न आते हैं। ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, 4-5 प्रश्न यही पूछ सकता है। ऐसा भी है 4-5 प्रश्न यही से पूछ देगा उठा के, क्योंकि इससे बाहर करंट पूछता ही नहीं है। उससे कुछ टॉपिक फिक्स हैं, वो पूछेगा वहीं से, चाहे आप पूरी किताब पढ़ जाओ। इसलिए पूरी किताब न पढ़कर वहीं पूछो, जो बार बार पूछ रहा है ना, उसी को हम पढ़ेंगे इस बार। देखते हैं कहाँ से भागता है वो। इसके हर दरवाजे बंद कर दिया जाएगा इस बार। बस आप लोग साथ देते रहिए, पढ़ते रहिए, मज़ा लेते रहिए। पढ़ाई रहा हूँ तो इसका मज़ा भी लीजिए। ठीक है, बोरिंग मत होके देखिएगा, बिल्कुल फुल टास मज़ा लीजिएगा, एकदम फुल टास जिसे बोलते हैं, झक्कास होके, तभी आप लोग करेंगे अच्छा। ठीक है, बिल्कुल अच्छा करेंगे। देखिए विश्व के शीर्ष 10 सर्वाधिक जो मूल्यवान IT सेवा ब्रांड हैं वह कौन कौन से दोस्तों? तो नंबर 1 कौन सा? एसेंचर। कौन है? एसेंचर नंबर 1 पे है। ठीक है, इसके ब्रांड मूल्य 40,502। ब्रांड वैल्यू जो है में बढ़ोतरी 1.6% की हुई है। ये सब जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानिए सर्वाधिक जो बेस्ट ब्रांड है वो क्या है विश्व का? नंबर 1 IT जो ब्रांड है वह एसेंचर है। ठीक है, नंबर 1 पे एसेंचर है, नंबर 2 पे क्या है? TCS है, नंबर 3 पे इन्फोसिस। ये आ चुका है, कई बार पूछ चुका है, इसको है कई बार पूछा है दोस्तों। यह RO का तो एकदम परमानेंट टॉपिक बन गया है, और PCS में भी इसको पूछ सकता है, इसलिए इसको छोड़िएगा मत। ठीक है, नंबर 1 पे एसेंचर, नंबर 2 पे TCS, नंबर 3 पे इन्फोसिस, नंबर 4 पे है IBM कंसल्टिंग। क्या है? IBM कंसल्टिंग है। नंबर 5 पे क्या है? कैप जेमिनी है। नंबर 6 पे क्या है? नंबर 6 पे दोस्तों NTT डाटा है, और नंबर 7 पे कॉग्निजेंट है। नंबर 8 पे HCL टेक है, और नंबर 9 पे विप्रो है, और नंबर 10 पे जो है वह कौन है? यह है फुजिस्टू है। फुजिस्टू IT सर्विसेज कंपनी है। बस याद रखिएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बहुत याद रखिएगा। एसेंचर नंबर 1, नंबर 2 TCS, नंबर 3 इन्फोसिस दोस्तों है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। IBM नंबर 4 पे है, इतनी बात याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न फिक्स है, एकदम फिक्स है, रट लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, कहीं न कहीं आएगा, ये जाएगा नहीं बाहर। जो पढ़ा रहा हूँ वो आएगा। बस अगर तैयारी को धार देना दोस्तों तो जुड़ जाइए, और क्लास को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मतलब बार बार मुझे न कहना पड़े। और आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्लास तो आप लोगों का तुरंत पहुँच जाया करेगी, आप लोग इसका लाभ ले पाएंगे दोस्तों। इसका लाभ लेते रहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड जारी हो गया। नाम क्या है? ई-स्वर्ण। क्या ये आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। पहला है कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। जानते हैं कॉर्पोरेट को सरकार कितनी बढ़ावा दे रही है, पता ही होना चाहिए आप लोगों को। इसलिए ई-स्वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये स्वर्ण ही है, समझ लो गोल्ड है आप लोगों के लिए। ये कही रहा है कि यही स्वर्ण है, ई-स्वर्ण। ठीक है, भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। किसने जारी किया है? इंड बैंक की तरफ से रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है दोस्तों। ठीक है, जिसका नाम क्या है? ई-स्वर्ण। क्या इंड बैंक पूछेगा? 100% पूछ सकता है। भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई-स्वर्ण है, ये भी पूछ सकता है। और इसको जारी करने वाला बैंक कौन सा है दोस्तों? तो इंड बैंक है, यह भी पूछ सकता है। नाम इसका पूछ देगा, इंड बैंक को याद रख लीजिएगा, दोनों को याद रख लीजिएगा। ठीक है, पूछेगा ये प्रश्न, पूछेगा ये, छोड़ेगा नहीं इसको। ठीक है, ई-स्वर्ण है, इसका प्रयोग किसी भी UPI को सपोर्ट करने वाले ऐप के साथ लिंक किया जा सकता है, और फिर भुगतान भी किया जा सकता है। वैसे तो रुपे नेटवर्क पर कई रिटेल क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुए हैं।
रुपे नेटवर्क क्या है, कई रिटेल क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुए हैं, लेकिन इंडसइंड बैंक का दावा किया है कि ई स्वर्ण जो है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो स्वर्ण है, वह इस नेटवर्क पर लॉन्च हुआ भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है। पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है जिसे यूपीआई के साथ भी लिंक किया जा सकेगा। पहला ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसको यूपीआई के साथ भी लिंक किया जा सकेगा। ठीक है। और 26 दिसंबर 2023 को इंडसइंड बैंक ने एक प्रेस रिलीज में कहा था कि कार्ड मर्चेंट आउटलेट्स पर सुचारू लेन देन और इसे यूपीआई बेस्ड ऐप से जोड़कर यूपीआई पेमेंट्स की सुविधा देता है। इस क्रेडिट कार्ड का प्रयोग व्यावसायिक लेन देन के लिए किया जाता है, न कि व्यक्तिगत खर्चों के लिए। बस इंपॉर्टेंट की पॉइंट यही है। यही आय उठा के पूछ देगा एक लाइन और कथन कारण वाला पूछेगा तो इसमें यही पूछेगा कि क्रेडिट कार्ड का जो प्रयोग है इस स्वर्ण का, वह व्यावसायिक लेन देन के लिए किया जाता है, न कि व्यक्तिगत खर्चों के लिए। बस ये फुक्का देगा, ये व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया जाता है, न कि व्यावसायिक लेन देन के लिए। बस हो जाओ कन्फ्यूज। ना, व्यावसायिक लेन देन के लिए किया जाता है, व्यक्तिगत खर्चों के लिए नहीं किया जाता, याद रखिएगा। अभी इस स्वर्ण रुपए कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड पर कोई भी ज्वाइनिंग फीस या कोई वार्षिक फीस नहीं है दोस्तों, कोई वार्षिक फीस अभी नहीं लग रही है इस पर। ठीक है, बस इसको याद रखिएगा कि यह व्यावसायिक है, न कि व्यक्तिगत। ठीक, इंडसइंड बैंक ने जारी किया इसको, इस स्वर्ण को, और भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड भी है। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा, गलती नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा एनएसई जो है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया दोस्तों। एनएसई विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया दोस्तों। फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन एफआईए, फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन एफआईए के अनुसार भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई जो है, कारोबार वाले अनुबंधों की संख्या की दृष्टि से, कैसे, कारोबार वाले अनुबंधों की संख्या की दृष्टि से वर्ष 2023 में विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बनकर उभरा है दोस्तों एनएसई। ठीक है ना। एक डेढ़ महीने पहले बीएसई और एनएसई ने 4 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू प्राप्त की थी। कितनी की? 4 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू प्राप्त कर ली थी दोस्तों। यह लगातार 5वां वर्ष है जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि लगातार 5वां वर्ष याद रखिएगा, की पॉइंट, वरना चौथा तीसरा कर देगा, काम गड़बड़ा जाएगा। लगातार 5वां वर्ष है जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसकी घोषणा एनएसई द्वारा 18 जनवरी 2024 को की गई थी दोस्तों। कभी गई थी? 18 जनवरी 2024 को इसकी घोषणा की गई थी। इसके अलावा ट्रेडों की संख्या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बुक के आधार पर यह इक्विटी सेगमेंट में विश्व में तीसरे स्थान पर है। किसमें स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। किसमें? ट्रेडों की संख्या के आधार पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बुक करने के आधार पर देखा जाए तो इक्विटी सेगमेंट में यह विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, और एनएसई समूह में एनएसई के साथ एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज भी शामिल है। यह भी आ सकता है एक कथन कारण में। ठीक है, कि एनएसई समूह के साथ, एनएसई के साथ क्या क्या शामिल है? एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज भी शामिल है दोस्तों। अगर ये लिख देगा तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ये शामिल है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने एनएसई विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा था, इसको भी देख लिया। इस किसके अनुसार था? फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार। किसके द्वारा? फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार ऐसा था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट, ये आ गया शायद लास्ट ही होगा। कुवैती जो दिनार है ना, कुवैती दिनार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी बन गई दोस्तों। कुवैती दिनार जो है विश्व की सबसे मजबूत करेंसी बन गई। सारी करेंसी जो देखती है ना, अमेरिकी डॉलर के परिप्रेक्ष्य में देखी जाती हैं, अमेरिकी डॉलर के परिप्रेक्ष्य में देखी जाती हैं। तो कुवैती दिनार जो है विश्व की सबसे मजबूत करेंसी बनकर उभरी है। वहीं व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स के अनुसार जनवरी 2024 में एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के बावजूद कुवैती दिनार जो है क्या किया? कुवैती दिनार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी की मुद्रा बन गई। ठीक है, अमेरिकी डॉलर के मतलब कि प्रभुत्व होने के बाद भी जो कुवैती दिनार है, कुवैती दिनार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी मुद्रा बन गई। इस रैंकिंग में अमेरिकी डॉलर 10वें स्थान पहुंच गया दोस्तों। वहीं दूसरे तीसरे स्थान पर भी अरब देशों की वही मुद्रा है। बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार नंबर 2 पे है, और ओमान की करेंसी ओमानी रियाल तीसरे स्थान पर है। तीनों इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 पे कुवैती दिनार है, नंबर 2 पे बहरीनी दिनार है, नंबर 3 पर ओमानी रियाल है दोस्तों।
और अमेरिकी डॉलर किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पर चला गया दोस्तों, तीसरे स्थान पे। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग विश्व की सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्राएं हैं, सबसे महंगी मुद्राएं कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 पे क्या है? कुवैती दिनार है दोस्तों। इसका जो डॉलर मूल्य है वह 3.25 गुना, मतलब किससे है? 3.25, मतलब उससे अमेरिकी डॉलर से। ठीक है ना, ये डॉलर मूल्य इसका है। $1 मतलब कि $1 मतलब कि एक कुवैती दिनार जो है, एक कुवैती दिनार जो है वह 3.25 अगर डॉलर देंगे तो क्या मिलेगा? एक कुवैती दिनार। अगर हम लोग अपने भाषा में अगर इसको बोलें तो 3 रुपया में क्या मिलता है? एक बिस्किट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे मान चलिए, यानी बिस्किट क्या है? महंगा है। 1 रुपये में एक बिस्किट नहीं मिल रहा है, बराबर नहीं है। मतलब हम लोग तीनों खर्चा करना पड़ेगा। तो 3.25 अगर डॉलर मिलेगा, 3.25 डॉलर में क्या मिलेगी? मात्र एक कुवैती दिनार मिलेगी दोस्तों, एक कुवैती दिनार मिलेगी। और वहीं बहरीन दिनार जो है वह कितनी डॉलर मूल्य है? 2.65 डॉलर के बराबर है एक बहरीन दिनार। एक कुवैती दिनार जो है वह 3.25 डॉलर के बराबर है। ठीक, एक बहरीन दिनार से हम लोग क्या रुपया, हम लोग का रुपया जो है $1 के बराबर हम लोग कितने रुपया है? लगभग 84 रुपया या 85 रुपया लगभग आसपास है। $1 के बराबर अगर वो हमें $1 देंगे तो हमें कितने देंगे? 85 रुपया पकड़ा देंगे सीधे सीधे। तो उसी प्रकार कुवैती दिनार जो है अगर एक दिनार देगा उसको, तो डॉलर को क्या करेगा? 3.25 डॉलर देगा उसको, एक दिनार के बराबर, मात्र कुवैती दिनार के बराबर। और बहरीन दिनार एक दिनार जो है, एक बहरीन दिनार बराबर 2.65 डॉलर। और ओमानी रियाल के बराबर क्या है? 2.60 डॉलर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जॉर्डेनियर दिनार जो है तीसरे नंबर पे है, इसके बराबर 1.41 डॉलर है। और जिब्राल्टर पाउंड जो है इसके बराबर 1.27 डॉलर। और ब्रिटिश पाउंड इसके बराबर 1.27 डॉलर। और कैमन आइलैंड डॉलर 7वें नंबर पे 1.20 डॉलर दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्राएं थीं। और इसके बाद स्विस फ्रैंक 8वें नंबर पे है और इसके बराबर 1.15 डॉलर है। और यूरो 1.09 डॉलर है। अमेरिकी डॉलर के एक है ही 10वें नंबर पे अमेरिकी डॉलर आ गया। तो बस अमेरिकी डॉलर याद रखिएगा। और हमें जो मेन इंपॉर्टेंट रखने की ज़रूरत है वह मेन ज़रूरत है कुवैती दिनार नंबर 1 पे सबसे मजबूत मुद्रा है, नंबर 2 पे बहरीन दिनार है और नंबर 3 पे ओमानी रियाल है दोस्तों। बस इतनी बातें रखना है। और ये डॉलर मूल्य जो है ना, ये तो घटते बढ़ते रहते हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 पे बस कुवैती दिनार, नंबर 2 पे बहरीन दिनार और नंबर 3 पे ओमानी दिनार ओमानी रियाल। और याद रखिएगा तो जॉर्डेनियर दिनार भी याद रखिएगा। ठीक है, बस इतनी सी बातें याद रखिएगा, इतनी महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक, और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्लास जो है ख़त्म होने के ओर बढ़ चली है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अगर पढ़ाई में अगर मज़ा आ रहा है, सच में अगर मज़ा आ रहा है, आप लोग लग रहा है कि हाँ जो टॉपिक ला रहा हूँ ना वो अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, तो कृपा करके आप लोग इसको क्या करिए, सब्सक्राइब चैनल कर दिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। और जो कमियाँ हों उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए हमको, ताकि हम उसमें सुधार कर लें दोस्तों। अगर इतना आप लोग मेरा साथ देंगे तो बता रहा हूँ मैं कि पीसीए जो एग्ज़ाम है ना, आर एग्ज़ाम है, इसकी हम लोग धज्जे उड़ा कर रख देंगे।